नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी के नाम पर एक बार फिर से बवाल मचता दिख रहा है। चुनावी नतीजे आने से पहले लाल डायरी के कुछ और पन्नों पर सुर्खियां शुरू हो चुकी हैं। कहानी नए दिलचस्प किस्सों के साथ लाल डायरी के पन्नों के नाम पर आ रही है। इसके अस्तित्व को लेकर हालांकि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से ये जो हथेली पर सरसों क्या उगाई जा सकती है या फिर वाकई में इसकी कोई सच्चाई है? आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं, राजेश चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी के और कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये हथेली पर सरसों है क्या? जिसकी चर्चा आप लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज़। ये परेशानी डॉक्टर साहब के यहाँ से आई पिछली बार भी उनके डिवाइस की वजह से। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। राजीव तिवारी जी, आपने कहा कि फोरेंसिक जाँच क्यों नहीं कराई जा रही? फोरेंसिक जाँच कराकर इस मुद्दे पर कहीं कोई एक जो है तस्वीर साफ होनी चाहिए जनता के बीच भी, जनता भी भ्रमित है। जो जिस तरह के पन्ने सामने हैं उस डायरी के, ये साफ होता है कि किसी ने लिखा है, नियमित रूप से लिखा है, अपनी तमाम दिन में सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, मीटिंग्स, मुद्दे, जो मीटिंग के एजेंडा, वो सब उसमें मेंशन है। सिलसिलेवार तरीके से है, डेट मेंशन है, साथ में साल भी है उसमें और उस वक़्त जो किस्से चल रहे थे, वो भी उससे मैच कर रहे हैं। राजीव तिवारी जी। देखिए, किससे मैच कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरी में एक ही पेन इस्तेमाल किया गया है अभी तक जितने पन्ने देखे हैं। तो क्या वो व्यक्ति वो पेन सिर्फ उस डायरी को लिखने के लिए ही रखता था? दूसरी चीज, इसकी फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हो रही? फिर तीसरी चीज, चलिए चुनाव प्रचार में इसका खूब जिक्र हुआ, ये हुआ, अब चुनाव मतदान और परिणाम के बीच में इसको वापस लेकर आने का क्या मकसद है? यानी जो लोग इसको बाहर लेकर आ रहे हैं उनको ये डर है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक नया वो शुरू किया जाए, प्रोपेगेंडा। तो आखिर इसका क्या है? मतलब अगर जिनके पास ये डायरी है वो क्यों नहीं इसको पुलिस को, सीबीआई को और सौंपते हैं? और उनको भी चाहिए कि इसकी तत्काल जांच हो। आजकल तो 2-3 दिन के अंदर आप कहिए जिसकी हैंडराइटिंग की जांच हो जाती है, जो उसकी सत्यता है उसकी जांच हो जाती है, टाइमिंग्स की जांच हो जाती है, डायरी लिखी गई तब उस व्यक्ति का लोकेशन क्या थी इसकी जांच हो जाती है। आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, उसके बाद हम एक कागज के पन्नों को लेकर फालतू क्यों इतना उधम मचा रखा है पूरे प्रदेश में, देश में? तो आखिर जो भी है इसका वो सामने ला के नक्की करो ना, जिसको सजा देनी है सजा दो उसको। एक बिल्कुल, बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है राजीव तिवारी जी कि ये जी उधम मचाया किसने है? देख लीजिए, उस सबके सामने उधम किसने मचाया? गुड़ा जी ने मचाया। अब किसके कहने से मचाया ये भी लगभग लोगों को पता है। तो आपको जो करना है वो करके उसको जनता के सामने, तो उसके जनता के दिमाग में तो एक असमंजस क्रिएट मत कीजिए। उसके एक बेचारी जनता पहले आपके प्रचार के भाषण सुने, उसके बाद मत दे के आए, मत देने के बाद वो बेचारे ठंड के मौसम में वैसे ही परेशान है, फिर एक आप चीज लेके आ जाओ कि भाई ये है। अरे तो जो है उसको सामने ले आओ ना, कौन मना करता है? तो अब ये जो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किसका है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी? प्रदीप जी की 3 महीने पुरानी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मैं वही बोल रही थी कि चुनाव चुनाव हो गए और पता नहीं क्या परिणाम होंगे।
लेकिन प्रदीप जी के फोन के लिए भी एक डायरी लिखनी पड़ेगी। प्रदीप जी वहीं के वहीं हैं और प्रदीप जी ने ये भी कहा कि आप पहुंचा दो प्रदेश अध्यक्ष के पास। तो अब सच में ही प्रदेश अध्यक्ष को ये बात पहुंचानी पड़ेगी, भाई आप अपने प्रवक्ताओं को इक्विप्ड करिए। तो अभी भी आपका समाधान नहीं सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, ये दूध का दूध और पानी का पानी कौन करेगा आप? मीना जी, पहली बात तो ये राजनीतिक खेल है जो चलेगा। अभी चुनाव का मतदान हुआ है, परिणाम आने दीजिएगा, किसके पक्ष में जाता है किसके विपक्ष में जाता है। क्योंकि भाजपा ने तो एसआईटी गठन का वादा कर रखा है, और एसआईटी गठन में ये आता है नहीं आता है तो जब सरकार बन जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन देखिएगा, ये बात सही है कि जिस तरह से डायरी का, ये तो फोटोकॉपी डायरी है, ये तो मूल डायरी तो है नहीं। मूल डायरी तो गांधी डायरी है। जो बार बार लाल डायरी की बात आ रही है, लाल डायरी तो गांधी डायरी से फोटो स्टेट करके जो बनी गई वो है। अब ये किसको नुकसान पहुंचा रही है और किसको नहीं पहुंचा रही? जनता तो जब आ रही है तो पन्ने पढ़ रहे हैं लोग, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो उनके है जिनके डायरी में नाम है, सूची है, सारी चीजें है। यदि ये अगर ईडी के पास है या मुख्यमंत्री के पास है या फिर देखिएगा राजेंद्र गुडा के पास है, वो असली डायरी है किसके पास? ये तो स्वीकार किया है धर्मेंद्र राठौड़ ने कि मैं गांधी डायरी लिखता था। तो डायरी तो है, उसमें दो राय नहीं, और लिखी भी गई है डायरी। दो डायरी जो पहले से ईडी के पास जब्त है, उस डायरी का तो कभी कोई जिक्र आ ही नहीं रहा है। ये तो डायरी वो है जो राजेंद्र गुडा 9वीं मंजिल से लेके आया था और फिर उसने वो डायरी जलाई या फिर क्या किया, ये तो रहस्य जिसके पास डायरी है, जिसने डायरी मंगवाई थी, वही बता सकता है। मैं और आप तो कैसे बता सकते हैं? हम तो पन्ने कहाँ से आ रहे हैं किसकी चर्चा में। लेकिन जिस तरह की शब्दावली का उसमें इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह की सीक्वेंस है, सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है, और उसमें जिन नामों का जिक्र है, जिनकी लोकेशन, जैसा कि राजीव तिवारी जी ने कहा, इस बात को अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन प्रताप सिंह खाचरियावास से मिला, मैं उस दिन रघु शर्मा से मिला, मैंने कहा कि सचिन पायलट पर निगाह रखो, इसके लिए कुछ मीडिया हाउसेस के कुछ लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं कि उन्हें सचिन पायलट के पीछे लगाओ, सीएम साहब ने ये भी कहा। उसके बाद कैसे जो है वो सीएम साहब समझा रहे हैं कि बेटे को कोविड काल में कैसे काम करना चाहिए, ये उन्हें समझाओ। तो ये जो बातें हैं और ये जो एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, जिस तरह से कुलदीप रांका से क्या बात हुई, किस संदर्भ में बात हुई, किससे मुलाकात हुई, उसका क्या इम्प्लीकेशन, क्या रिजल्ट रहा, और फिर रात को कहाँ खाना खाया, कहाँ ड्रिंक ली, कैसे सोए, ये जो तमाम, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आ रही हूँ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपके पास, आप अपना ऑडियो ऑन करके रखिए कि डायरी लिखने वाला व्यक्ति तो एक ही है, हैंडराइटिंग भी एक है। अब जो बात राजीव तिवारी जी ने की है कि भाई एक ही पेन से लिखी क्या आपने हर बार? आप एक ही पेन का इस्तेमाल करते थे, उसकी इंक क्या खत्म नहीं हुई कभी? ये तमाम सवाल है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब नहीं सुन पा रहे डॉक्टर साहब आपको। कान में इसको हटा लो तो आवाज आएगी। ये ईपी को हटा लो। डॉक्टर साहब आप इसको हटा दीजिए, ईयरफोन को। हाँ, वहां फोन से भी हटाइए, आप उस वायर को वहां से भी हटा दीजिए। अब आप बोलिए। अब म्यूट को बंद कर, म्यूट को सही करो। एक बार फोन रीस्टार्ट कर लेंगे तो शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब आप जूझ रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, आप फिर से कोशिश करिए। तब तक कपिल राजगुरु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कपिल राजगुरु जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इस डायरी के जो पन्ने अभी उपलब्ध हैं बाजार में, उनको पढ़ने के बाद? जी मैम, जैसा कि मुझसे काफी सीनियर यहाँ विश्लेषक बैठे हुए, उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि कहीं ना कहीं नतीजों
कि आने के बाद की ये रूपरेखा तय की जा रही है कि किसको खींचना है, किसको धमकाना है, किसको ईडी के पास भेजना है, किसको सीबीआई के पास भेजना है। ये एक रूपरेखा बनाई जा रही है उन लोगों को धमकाने के लिए, ताकि आने वाले समय में खुद की सरकार बनाई जा सके। और ऐसे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपनाती है, और ये सबको पता है, खुलेआम पता है कि ये उन्हीं के काम है। जब बंगाल में चुनाव थे तो बंगाल में ऐसी हरकतें हुई, जब यूपी में चुनाव थे तो यूपी में ऐसे काम हुए, जब राजस्थान में चुनाव हुए तो राजस्थान में यही हो रहा है। तो ये भाजपा की हमेशा परिपाटी रही है कि लोगों को धमकाना और विधायकों को खरीदना, जो खरीद नहीं सकते उनको दबाना, और इस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करना। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाजपा की जो प्रकोष्ठ है उसमें से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये विशेष प्रकोष्ठ है जो इलेक्शन के समय ये एक्टिव करते हैं और लोगों को अपनी पार्टी में खींचने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, इवन एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन लोगों का, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ है और कांग्रेस में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अब आज ईडी एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव है, क्यों नहीं किसी पे एक्शन लिया जाता? ये सिर्फ चीजों को मार्केट में लाके उनकी छवि खराब करना और लिंगर ऑन करते रहते हैं, आगे से आगे लटका के इसको चलते रहते हैं, ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग कर सके अपनी पार्टी के हित में, एमएलए खरीदने में और एमएलए को धमकाने में। इसके अलावा भाजपा का और कोई एजेंडा नहीं है। आप पहले भी कह रहे थे कि मोदी जी का चुनाव प्रचार के बाद में एक लहर है, वो लहर अगर होती तो इस समय लाल डायरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाजपा की कोई लहर नहीं है और जनता इस बार कुछ नया प्रयोग करने वाली है, तो इंतजार उसी का रहेगा। और इसी की ये रूपरेखा बनाई जा रही है कि किस तरह से एमएलए को धमका के खरीदा जा सके। अच्छा, तो ये बताइए कपिल राजगुरु जी, इस डायरी के पन्नों को पढ़ने के बाद जो अभी तक उपलब्ध है, किस किस एमएलए को धमकाया जा सकता है? मैम, जैसे कि इसे डायरी के अंदर ये बताया जा रहा है, राठौर साहब की डायरी है, ये बताया जा, तो लगभग कांग्रेस के सभी व्यक्तियों से वो मिले होंगे, उनसे बातचीत की होगी। अब जो जो जीतता जाएगा उनको धमका, जैसे अगर प्रताप सिंह जी है, प्रताप सिंह जी को बसों के, वो परिवहन मंत्री थे तो बसों के नाम पे धमकाया जा सकता है। अगर डोटासरा जी हैं तो उनको शिक्षा विभाग उनके पास था तो उनको उस नाम से धमकाया जा सकता है। खुद राजेंद्र राठौर जी को किसी ना किसी, कहने का मतलब है वो तो देखना पड़ेगा कि किसको किस आधार पर धमकाया जा सकता है, क्योंकि ईडी तो अब तक एक्टिव होगी, क्योंकि 3-4 दिन में नतीजे आने वाले हैं। नतीजे आने के बाद में इनका एक ही काम रहेगा कि किसी भी तरह से एमएलए को ढूंढे और धमकाएं। तो जैसा कि आपको भी पता, मुझे भी पता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सबका नाम इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि डेली बेस की डायरी है, रोजाना की। कपिल राजगुरु जी, क्या वाकई में इतना आसान है विधायकों को धमकाना? मैडम, एक विधायक चुनकर कहीं पे सरकार बना सकती है भाजपा, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा, जिसके खिलाफ केसेस हो उनको केसेस लेके उप मुख्यमंत्री बना के सारे केसेस विड्रॉ कर सकती है भाजपा। तो इससे ये अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है, अपनी मर्जी से तो कोई भाजपा में शामिल नहीं होता। जिसके ऊपर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जिस पे आरोप लगाते हैं, तीसरे दिन वो भाजपा में शामिल होता है। मनीष सिसोदिया जी भाजपा में शामिल नहीं हुए, आज जेल में बैठे हैं। सत्येंद्र जैन जी भाजपा में शामिल नहीं हुए तो वो बेल पे है, और कभी जेल में कभी बेल पे। संजय सिंह जी उनसे दबे नहीं तो वो आज जेल में है। इसी तरह से अब केजरीवाल साहब को भी धमकाया जा रहा है। इसी तरह से विपक्ष के सभी नेताओं को धमकाया जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो यादव जी हो, सबको ऐसे इसी प्रकार, नीतीश कुमार को भी ऐसे धमकाया जा रहा है। तो ये एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको भी जानकारी है इस बात की कि विधायकों को धमकाने के लिए इस वक्त चुनाव से पहले, इस नतीजों से पहले, इस लाल डायरी के कुछ और पन्नों को सार्वजनिक किया जा रहा है? देखिए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि अगर उसमें कुछ तथ्य होते तो प्रधानमंत्री ने बार बार राजस्थान में अपनी सभाओं में लाल डायरी का जिक्र किया कि लाल डायरी, लेकिन लाल डायरी के तथ्यों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। आप जानते हैं कि जिस तरह का व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, कि वो चुनाव के मौकों पर अगर कोई हथियार उनको मिल जाए, राजनीतिक शगुफा उनके हाथ लग जाए, तो उसमें राजनीति में इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। इसलिए उस लाल डायरी के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही। आप समझ सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री प्रदेश में चुनाव हो और वहां पर लाल डायरी का जिक्र करे लेकिन तथ्यों की बात न करे, तो मेरा मानना है कि उसमें तथ्यात्मक ऐसी कोई बात नहीं है जिससे राजनीतिक प्रभावी होती हो।
खाना खा रहे हैं, खाना पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये तो आम चल रहा है, सभी कार्यकर्ता करते हैं, सभी कार्यकर्ता करते हैं, नेता करते हैं, सभी करते हैं। पर सवाल ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल दाढ़ी शब्द का अपने भाषणों में इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके पास जानकारी थी नहीं। और जहां तक गुड़ा की बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उन्होंने उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री आश्वस्त ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसे कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनको बर्खास्त किया। आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री का यह विश्वास था कि गुड़ा उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए उनको ये संदेश देना जरूरी था और उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत बहुत कठोर निर्णय लेकर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि उन्होंने सरकार बनाने में उनकी मदद की थी, लेकिन उन्हें एक सीमा तक जाकर उनको एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो दबाव की राजनीति, ब्लैकमेल राजनीति आए, तो उन्होंने उनको उचित स्थान भी दिया। जी प्रदीप चतुर्वेदी, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि डायरी है, लिखी गई है, जो नाम आ रहा है धर्मेंद्र राठौड़ का, उनके द्वारा लिखी गई है, इतना आप लोग भी स्वीकार करते हैं? डायरी तो मीना जी हर आदमी लिखता है, आप किसी नेता की नहीं, व्यक्ति भी अपना हिसाब लिखता है, अपने दिन की कोई उपलब्धि हो उसको लिखता है। डायरी लिखना पढ़े लिखे लोगों का एक निजी कार्यक्रम होता है, सभी लोग लिखते हैं। कोई डायरी पे, कैलेंडर पे मेंशन करता है, कोई डायरी लिखता है। जिसमें लिखने की सामर्थ्य होती है वो डायरी लिखता है, जिसमें लिखने नहीं होती वो तारीखों पर अपनी उन सारी स्थितियों के आकलन को और अपनी उपलब्धियों को वो इंगित करता है। सवाल ये नहीं है, लिखता हर व्यक्ति है, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ के बाद डायरी लिखी, लेकिन उस डायरी में क्या ऐसे तथ्य हैं जिससे कांग्रेस की राजनीति पर कोई असर पड़ता हो, या उसमें ऐसी कोई स्थितियां हो जिनसे सरकार, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत या उनकी टीम बदनाम होती हो, ऐसा कोई तथ्य उसमें नहीं है। सिर्फ डायरी लिखना, धर्मेंद्र डायरी लिखी चाहे किसी लिखी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ उस डायरी में के तथ्यों के बारे में बात कीजिए। डायरी महत्वपूर्ण नहीं है, डायरी के तथ्य महत्वपूर्ण है, अगर है तो प्रधानमंत्री को भी क्लियर करना चाहिए था। मीना जी, प्रदीप जी को वो पन्ने भेज दो जिससे मालूम पड़े क्या क्या है उसमें। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो दुर्भाग्य आपका। डॉक्टर साहब, आपने पन्ने नहीं पढ़े होंगे तो आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना क्या लिखा है उनमें, मैं आपकी बात मान लूंगा, आप बताइए ना क्या लिखा है। सवाल यह कि राजनीतिक क्षेत्र से मामले की सब कोई बात है तो बताइए। आप खाना खा रहे हैं, हमने ड्रिंक कर ली, ये जीवन के तथ्य हैं, इनसे राजनीति प्रभावित नहीं होती है। अच्छा, ये क्या मंत्री को बर्खास्त डायरी को लेके किया क्या मुख्यमंत्री ने? किस किस को लेके किया बर्खास्त? आपको ही तो उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, शाम जी, उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाने, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसमें मुख्यमंत्री ने एक सीमा तक उनको बर्दाश्त किया, उसके बाद उनको बर्खास्त किया। उसके बाद लाल डायरी के तथ्य सामने क्यों नहीं आए, मुझे बताइए। अगर लाल डायरी के तथ्य होते तो तथ्य सामने क्यों नहीं आए, मुझे बताइए आप। उन्होंने बर्खास्त करने के बाद वो तथ्य क्यों उजागर नहीं किए? वो दोनों की बातें करते रहे कि मैं बाद में करूंगा, मैं समय आने पे करूंगा। उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त किया। ये उनका उचित कदम उचित था। और अब वो बताएं कि लाल डायरी में क्या है, प्रधानमंत्री बताएं लाल डायरी में क्या है। प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं लाल डायरी का, उस तथ्यों की बात करें। लाल डायरी ये करने से राजनीति नहीं होती है और ना ही तथ्य सामने आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी उसका अनुचित उपयोग करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी। नहीं, ये तो पता है विधानसभा में डायरी आई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने उसको जब्त नहीं कराया था। ये तो आप सरकार की गलती रही ना, उसको जब्त करने के वजह फाड़ दिया गया। और ऐसी लाल डायरी तो आपके घर में भी मिल जाएंगी, ऐसी लाल डायरी शाम जी आपके घर में ही मिल जाएंगी। उन्हें हवा में लगाने से तथ्यात्मक पुष्टि नहीं होती है। आपने जब्त क्यों नहीं कराई? ये तो गलती आपकी है ना, आपकी सरकार थी उस वक्त। नहीं, जब्त क्यों कराया? जब हमें किसी का डर नहीं है। श्याम जी जब्त कराने को उचित नहीं था, हमको पता है कि इसमें कुछ नहीं था, इसलिए जब्त कराकर हम उसको राजनीतिक संकोच देने की बात हमारे मन में नहीं थी। हमको पता था उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ऐसी डायरी जब आप ब्लैकमेल करने की स्थिति में आते हैं, ऐसा कोई तथ्य जब आप ब्लैकमेल करने की स्थिति में आते हैं, तो सरकार भी अपना उचित निर्णय लिया और हमने उसको बर्खास्त किया। और बर्खास्त किया तो क्या नहीं बोला, क्या कर दिया उन्होंने? कांग्रेस के प्रति लाल डायरी का उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया, मुझे बताइए। उन्होंने लाल डायरी का उपयोग अपने चुनाव में क्यों नहीं किया, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में? अब बताइए मुझे, उन तथ्यों की जानकारी उन्होंने चुनाव में क्यों नहीं दी? प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने जानकारी क्यों नहीं दी? लाल डायरी का नारा लगाते रहे, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास नहीं किया। इस तरह से प्रधानमंत्री ने भी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी दबाव में नहीं आए और उन्होंने गुड़ा को बर्खास्त कर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया
कि अगर गुड़ा के पास कोई तथ्य हैं तो उजागर करें, और पूरे चुनाव में गुड़ा शांत रहे। अब झूठे फिर रहे हैं राजनीति में, अपना अपना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बर्खास्त तो देखिए लाल डायरी को लेके किया नहीं, आप बार बार कह रहे हो लाल डायरी को लेके बर्खास्त किया, क्योंकि तथ्यों के परे बात कर रहे हो आप। वो तो सोनिया गांधी के खिलाफ मिजोरम को मामले को लेकर आप मुझे तथ्य दीजिए ना श्याम जी, आप मुझे तथ्य दीजिए। अगर आपका तथ्य है तो तथ्य दीजिए। आप इस बहस का मुद्दा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद तथ्य तो बताइए ना। वो तो नेताओं का काम है। आप नेताओं के दिए साक्ष्य पर आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आप उस लाल डायरी पर तो जानकारी तो दीजिए। अरे वो आप लाल डायरी पे कोई नए तथ्यों को दीजिए, अपन चर्चा करते हैं, अपन तो बहस करते हो तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर प्रदीप, लेकिन तथ्य दीजिए आप। लाल डायरी अगर कोई है जिसकी चर्चा हो रही है, जिस राइटिंग का यहाँ पर जिक्र राजीव तिवारी जी कर रहे हैं, जिस पेन और डायरी का यहाँ पर चर्चा हो रही है कि वो एक ही क्यों इस्तेमाल हुआ, जिस लेखनी की बात हो रही है, और जिसमें सिलसिलेवार अपनी दैनिक दिनचर्या को धर्मेंद्र राठौड़ ने मेंशन किया है, अगर वो धर्मेंद्र राठौड़ की डायरी है जिसका आने वाले समय में निश्चित रूप से खुलासा होगा, लेकिन उसमें लिखा गया है कि कैसे राज्यसभा के चुनाव में सचिन पायलट और सीपी जोशी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शक था कि वो दोनों मिलकर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये पन्ना आपने पढ़ा होगा। मीना जी, मैं तो आपसे बात जानना चाहता हूँ, अगर आप इतनी पुश करती है धर्मेंद्र राठौड़, तो उनको पहले बुलाइए ना। आप उसको पहले बुलाइए, अपन चर्चा करते हैं, तो जवाब देंगे इस बात का। अगर उनकी डायरी है और तथ्य लिखे हैं तो आप पैनल में उनको बुलाइए, अपन चर्चा करते हैं। मैं भी शामिल होता हूँ। आप जब सवाल कीजिए, जब आप इतनी मजबूत तरीके से पक्ष रख रही हैं कि डायरी उनकी है, तो फिर उनको बुलाइए। आप उनको इस बहस का पार्ट बनाइए, हम सब मिलकर के बात करेंगे। आप किसी व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति मौजूद है, आप उसको बुलाइए, चर्चा करते हैं इस पर। आपके पार्टी के आप ही बुला सकते हो उनको और चर्चा करा सकते हो। आप तो बुलाइए ना। प्रधानमंत्री नहीं बुला सकते, लेकिन आप तो बुला सकते हैं। कांग्रेस के हर नेता किसी भी चैनल पर आने को तैयार है, आप बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, फिर आज कांग्रेस पार्टी को आपकी जगह उन्हीं को भेजना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाते। हमने तो कांग्रेस से मांगा था स्पोक्स पर्सन। तो आप बुलाएं, ये निमंत्रण तो आपका है। आप जिसको निमंत्रित करेंगी वो आएगा, आप उन्हें निमंत्रित कीजिए, उनके घर जाकर उनसे इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, ये आपका अधिकार है। घर पे मिलेंगे तब ना। अब तो जब से टिकट नहीं मिला है तब से ना अजमेर में दिख रहे हैं, जहां लगातार घूम के कोशिश कर रहे थे अपनी जमीन तलाशने की, वहां भी नजर नहीं आ रहे हैं। कि उन्होंने लिखी है तो आप जाइए उनसे बातचीत कीजिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, बात तार्किक होगी तो ज्यादा सुंदर हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। राजीव तिवारी जी, मुद्दा ये है कि आज न धर्मेंद्र राठौड़ सामने आने का साहस जुटा पा रहे हैं, ना ही इस विषय पर कुछ बोलने की अभी उनकी कम से कम ताकत है, क्योंकि अभी चुनावी नतीजों का इंतजार है। अभी जिस तरह से इसमें तमाम मंत्रियों का जिक्र है, तमाम अधिकारियों का जिक्र है, वैभव गहलोत का जिक्र है, दिल्ली के नेताओं का जिक्र है, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं लगता है कि ये सिलसिलेवार तरीके से बाकायदा नियमित रूप से लिखा गया वो घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम धर्मेंद्र राठौड़ तथा कथित, अभी ये कहना चाहिए क्योंकि जब तक इसकी पुष्टि खुद नहीं हो जाती है, वो खुद आके इस बात को स्वीकार, हालांकि वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो लिखते थे। बहरहाल अभी इस जो मार्केट में जो पेजेस हैं, जो पर्चे हैं, जो किताब के जो डायरी के जो जिनके अंदर ये तमाम घटनाक्रम, कुंजीलाल मीणा, कुलदीप रांका, बीडी गुप्ता की पत्नी को मुख्य सचिव बनाने के लिए वो खुद डीबी गुप्ता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव मेरी पत्नी को बनाया जाए, और मैंने कहा उषा शर्मा का नाम ज्यादा भारी है और उन पर ज्यादा भरोसा है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझ में आती है राजीव तिवारी जी कि जिस तरह से इस प्रदेश का प्रशासनिक घटनाक्रम आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीबी गुप्ता चाहते थे कि उनकी पत्नी बने, उनका नाम भी था, और वो इस बात को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये पूरी डायरी जो है, एक जैसे फिल्मी ये टीवी सीरियल बनता है, उसकी जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है रोजाना कि आज के एपिसोड में ये आएगा, कल के एपिसोड में ये आएगा। मैं तो सीधी सी बात है, इसकी सत्यता की जांच क्यों नहीं करा लेते भाई? इनकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, उनकी कितनी फाइलों में उनकी नोटिंग होगी, कितनी फाइलों में उनके साइन होंगे,
आप उनको उससे करा लो, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मालूम पड़ जाएगा ये डायरी किसने लिखी है। हम तो कह रहे हैं उन्होंने ही लिखी, सारी चीजें सच भी हैं तथाकथित रूप से, लेकिन उसकी जांच तो होनी चाहिए, उस पर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। सिर्फ मुंह जवानी जमा खर्च होने से कोई फायदा नहीं है ना। बीजेपी के प्रवक्ता आज जुड़े नहीं हमारे साथ, पिछली बार जुड़े थे तब तो कहा वक्त आने पे कार्यवाही होगी, क्यों नहीं वक्त जुड़े आने पर आज? कार्रवाई, वक्त न जाने कब आएगा, वक्त तो बहुत सारी लेकिन चीजों का है। देखिए आप 2014 के चुनाव में ये टेलीफोन घोटाला हुआ था, ये राजा को गिरफ्तार किया था, ये सब बाइज्जत बरी हो गए। तो समय आने पर तो बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारी चीजें नहीं भी होती हैं, लेकिन उस समय कब आएगा, कोयला घोटाला, कब तक उसका इंतजार होगा। स्पेक्ट्रम घोटाला, आप लीजिए, किसी में सजा नहीं किसी को। ये चीज कम से कम जो भी है राजनीतिज्ञों का, ये एक जो है ना कि किसी को डिफेम करके और उसको आप अपना राजनीतिक फायदा उठा लो, तो ये फायदा आप उठाओ ना, इससे तो और फायदा ज्यादा होगा अगर चीजें साबित हो जाएंगी। चीजें साबित हो जाएंगी तो जो भी इस चीज को सामने ला रहे हैं उनको और फायदा हो जाएगा। राजनीति में जैसे परेशानियों को खींचते चलना है, आजादी वही मैं बता रहा हूँ, जैसे आजकल टीवी सीरियल बनते हैं, वो 10 या 12 या 20 एपिसोड के बनते हैं, लेकिन वो 400 एपिसोड के सीरियल खींच के लंबे कर दिए जाते हैं। नई नई घटनाएं जुड़ जाती हैं, नए नए किरदार जुड़ जाते हैं, नए नए कलाकार जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें वही टीवी सीरियल की तरह मुझे चलती सी दिख रही हैं। इसमें कोई अगर तथ्य है तो एक फिल्म की तरह 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में उसका या तो खुशफहमी वाला जो एक अंत करो या उसका दुष्फहमी वाला एक अंत करो, तो या तो ये तो कम से कम होना चाहिए ना। राजीव जी, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल उसमें नहीं आता है कि इस विषय पर कुछ क्लैरिटी की जाए? देखिए, लीगल ये तब आता है जब इसके अंदर ओरिजिनल डायरी सामने आए। फोटो स्टेट का कोई लीगल वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी, उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी फोटो स्टेट कॉपी की नहीं है। आप ओरिजिनल जब तक नहीं आएगा, उसकी जांच नहीं होगी, तब जाकर उसका कोई लीगल एस्पेक्ट उसमें देखा जाएगा कि भाई इसमें क्या कोई केस बनता है, नहीं बनता है, क्या है। अभी तो सारी चीजें हवा में है। लेकिन आपने जो कहा राजीव तिवारी जी कि किसी फिल्म, किसी सीरियल की स्टोरी की तरह हर दिन ये बिल्कुल पन्ना वैसे स्क्रिप्ट है, रोज आप 2 पन्ने में एक स्क्रिप्ट ले आइए, उसका एक एपिसोड बना दीजिए, फिर एक 2 पन्ने का ले आइए, फिर उसका एक एपिसोड बना दीजिए। तो ये स्क्रिप्ट की जैसा ही है ना, क्या क्यों नहीं है बताइए आप। भाई अगर स्क्रिप्ट नहीं है, अगर स्क्रिप्ट ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों अगर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? भाई जो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए ना। मैं तो चाहता हूं भाई, अगर कोई ने ये सारी जानकारियां लिखी हैं तो उन जानकारियों में जो जो नाम आए हैं उन पर केस दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके उस समय की सारी वो चीजें, आपके जो टेलीफोन के लोकेशन है, कहाँ पे आप थे, आजकल हर चीज बहुत इजी है, करना चाहे कोई तो, और नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अगर ये ओरिजिनल है, अगर ये मान लीजिए कानूनी रूप से सत्यापित होती है, नहीं होती है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो कहानी सामने है उसमें ये है कि लेखनी बड़ी दिलचस्प है। आप खुद मान रहे राजीव तिवारी जी की लेखनी दिलचस्प है, सब कुछ है, लेकिन आप ये बताइए ना, जनता को किसी को बताने के लिए हमने को ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, ये सत्यता है। अगर सत्यता है तो उसको आपको सामने लाना पड़ेगा। जब तक आप सामने नहीं लाओगे, जब तक जनता को आप क्या बताओगे? ये तो वही हो गई कि आपकी आपसी राइवलरी है, उसको या आप इधर से उधर कर लो, उधर से इधर कर लो। तो ये कहानी तो जब तक ओरिजिनल डायरी सामने नहीं आएगी, जब तक इस पर जो जांच एजेंसीज हैं वो सख्त होकर और स्पीड में जिस तरह से हमारे यहाँ जांच एजेंसी इसके आधार पर उन लोगों से तो बात कर सकती हैं जिनके नाम इसके अंदर हैं कि भाई आपने ऐसा किया था क्या, आपका ऐसा कोई जो ये डायरी में हमारे पास कुछ पन्ने आए हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या,
ये तो कम से कम शुरुआत होनी चाहिए, कोई एक FIR दर्ज होनी चाहिए, कोई मर्ग दर्ज होनी चाहिए, कोई शिकायत दर्ज होनी चाहिए, कहीं से तो कोई सिलसिला शुरू हो। बिल्कुल। तो ये सिलसिला शुरू क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? श्याम सुंदर शर्मा जी, बीजेपी या बीजेपी से जुड़ी हुई या केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जांच एजेंसी, क्या मजबूरी है? कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं? मीना जी, अभी तो बीजेपी का तो मतलब ही नहीं। बीजेपी तो इसके मजे ले रही है कि भाई किसका बदनामी किसकी हो रही है, पन्नों में किसकी बातें हैं। तो ये प्रदीप जी को सोचने का मुद्दा है कि इनके लोगों को ये बदनामी का सेहरा मिल रहा है। और बीजेपी अभी करेगी क्यों? बीजेपी सत्ता में है नहीं, सत्ता में तो कांग्रेस है राज्य में, क्योंकि मामला राज्य से संबंधित है। और मुख्यमंत्री भी क्यों करेंगे? अभी मुख्यमंत्री की बात तो आ नहीं रही है, बात तो किसी और की आ रही है बहुत सारी। देखिए बहुत सारी चीजें अभी अभी देखिएगा, आप देखिएगा कौन जाए, इसकी पहल कौन करे? या तो पीड़ित व्यक्ति करे, वो अगर शिकायत दर्ज करने जाए कि भाई बदनामी हो रही है, किसकी डायरी है, क्या है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसको फैला रहा है। तो ये चीजें अभी तक, क्योंकि अभी तक चुनाव परिणाम आना बाकी है सब। अभी तो यहाँ पर शासन भी चुनाव आयोग का है, अभी ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, काम चलाऊ सरकार है। तो इसलिए काम चलाऊ सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए अभी जो मुद्दा है चर्चा का बना हुआ है, और चर्चा नहीं होती तो आप आज डिबेट क्यों रखते? और देखिए चर्चा निश्चित तौर पर कोई ना कोई नई चीज को जन्म देती है। ये आज नहीं तो कल आने वाले सब विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा, जब विधायक शपथ ले लेंगे, उसके बाद इस मुद्दे को शायद विधानसभा के रिकॉर्ड पे ला करके कुछ किया जा सकता है। क्योंकि विधानसभा में ये डायरी आई थी, और क्योंकि जब प्रदीप जी की सरकार थी, सरकार के मंत्री खुद शांति धारीवाल कूद करके उस डायरी पे पढ़े थे, या और बाकी महेश जोशी पढ़े थे। क्यों? इसका कारण है कि उसको क्यों पीटा गया? जो आपका विधायक था और पहले मंत्री भी रहा, और आपके कहने से वो BSP छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ था, जब तो वो आपका प्रिय था क्योंकि आपकी सरकार को बचाने का काम कर रहा था। जब सोनिया गांधी के खिलाफ उसने कुछ कहा तो आपने बर्खास्त किया। आप लाल डायरी के कारण बर्खास्त किया। आप गलत तरीके से प्रदीप जी चीजों को रखते हो कि लाल डायरी के कारण बर्खास्त नहीं किया। लाल डायरी के कारण तो उसको शाबाशी दी थी मुख्यमंत्री ने कि भाई तू तो जाबाज है, जो डायरी तुमको बताई थी वो लेके आ गया। लेकिन वो 2 डायरी जो प्रधानमंत्री जी की ईडी लेके गई है, जो ईडी के पास है, उस डायरी का तो अभी पता ही नहीं है। और देखिए तथ्य क्या क्या है, ये फोटोकॉपी है चाहे कुछ भी है। अभी धर्मेंद्र राठौड़ क्योंकि अभी मौजूद नहीं है, अभी कहीं कहाँ है तो सही, लेकिन वो अभी जिस दायरे में पहले एक बार बोले थे कि हाँ मैं डायरी लिखता था, गांधी डायरी लिखता था, लाल डायरी का मेरा कोई संबंध नहीं है। तो लाल डायरी जिसने तैयार की है, वो तो अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो उस डायरी का जब्त करा करके और उसको कार्रवाई कर सकते थे। विधानसभा फिर अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड में लेकर कार्रवाई सीधे तौर पर कर सकती थी, क्योंकि विधानसभा को बहुत बड़े अधिकार है। क्योंकि खुद CP जोशी जब आपकी विधानसभा अध्यक्ष है और नियमों के तहत बंधे होते हैं, लेकिन वो पार्टी को सहयोग करने की दृष्टि से उन्होंने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। उनके दायित्वों का निर्वहन देखिए विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर पाए, और प्रतिपक्ष ने भी केवल उसको रंगबाजी देने का प्रयास किया। उसको नहीं कहा गया कि भाई ये लाल डायरी और दूसरी हम देते हैं आपको, इसको जब्त करो। तो देखिएगा निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के लोग भी इसमें शामिल थे, या तो और सत्ता पक्ष के लोग तो थे ही, क्योंकि वो डायरी और जो लेके आया था पीड़ित हो गया था, जिसको कहा बाहर, उसको विधानसभा से निलंबित करने का काम भी प्रदीप जी आप ही की सरकार ने किया। तो देखिए विधानसभा में वो चीजें आनी चाहिए थी, उसके बाद उस डायरी का जिक्र तक नहीं हुआ। और बाहर लंबी देखिए आपने कितनी सारी डायरी कहाँ लगी हुई थी, उसमें कुछ था नहीं था, पता नहीं। महेश जोशी, शांति धारीवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण के द्वारा विधानसभा में जो व्यवहार किया गया, उसकी चर्चा तो इस विधानसभा के जब भी विधानसभा की चर्चा होगी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, निश्चित रूप से उसे याद किया जाएगा। उसे जिस संदर्भ में याद किया जाना चाहिए उस संदर्भ में याद किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से क्या ये व्यवहार अपेक्षित है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। लेकिन उनकी चिंता, उनका डर, उनका व्यवहार, उसमें जो लिखा गया है धर्मेंद्र राठौड़ जी के द्वारा महेश जोशी के लिए, शांति धारीवाल के लिए, क्या उसका नतीजा था क्या? मीना जी फिर देखिए, अभी श्याम जी की बातें कही है वो सब कल्पना पर आधारित बातें हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है,
और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस राजनीतिक माहौल को खराब किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता नहीं है इस देश में। उन्होंने इतनी बातें कही हैं। श्याम जी मुझे बोलने दीजिए। इस देश में जितनी बातें उन्होंने कही 2014 से तक देश के लोग देख रहे हैं। आपने बात कह दी, मैंने सुन ली। श्याम जी, आपने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही, आप अनुमानों की बात कर रहे हैं। ऐसा होता वैसा होता, प्रावधानों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उस डायरी का उपयोग तब किया होता जब उसमें उनको कोई राजनीतिक तथ्य मिलते, उनके पास नहीं थे। उन्होंने इसके बावजूद भी उस शब्द का इस्तेमाल किया। और अब आप कहते हैं कि नई जानकारियां आई हैं। सवाल यह है कि चुनाव होने से पहले अगर ये जानकारियां आपके उपयोग में आती तो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से भाजपा इसका उपयोग करती। लेकिन सवाल वही है कि उनको ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले जिससे अशोक गहलोत की सरकार को इस मामले में घेरा जा सके। आप कपोल कल्पित बातें राजेंद्र गुड़ा ने की, प्रधानमंत्री ने की, और आप उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। तो आपकी अपनी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं हो सकती हैं, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है आपकी। लेकिन न्याय में ये बात तय है कि जो आरोप लगाता है वही सिद्ध करता है कि आरोप में कितनी सत्यता है। अगर आपने आरोप लगाया तो आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये कानून का प्रावधान है। अगर हमारे खिलाफ कोई तथ्य आपके पास थे तो आपके पास एनआईए थी, आपके पास सीबीआई थी, आपके पास इनकम टैक्स था, आपके पास और एजेंसी थी। आपने ईडी का उपयोग किया पूरे देश में, तो आपने फिर अपनी एजेंसी का उपयोग इस डायरी की छानबीन करने के लिए। राजीव जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जांच करानी चाहिए थी। आप जांच से दूर क्यों रहे, मुझे बताइए। आपने उन लोगों की जांच की जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको राजनीतिक रूप से विध्वस्त तरीके से आपने उनको परेशान किया, चुनाव लड़ने में उनकी बाधाएं डाली। लेकिन आपने डाली की खोज करने की कोशिश नहीं की, उसके तथ्य जानने की कोशिश नहीं। क्यों? सिर्फ आप मुद्दा चाहते थे और मुद्दे का उपयोग आपके लाभ में नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति में प्रधानमंत्री की राजनीतिक साख खराब है, क्योंकि उन्होंने 2014 में जिस वादे से लेकर सरकार बनाई, वो वादे वो भूल करके मंदिर की बात करते हैं, सांप्रदाय की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने ये बातें चुनाव में कहकर नहीं जीता। उन्होंने भूख, शिक्षा, गरीबी, महंगाई, स्वास्थ्य, उसको लेकर चुनाव लड़ा और उनकी बातों दूर करते हुए जो बात कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल डायरी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन तथ्यात्मक रूप से उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, जिसका नतीजा आपको इन चुनाव में भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आपने लोगों को बरगलाया, बहकाने का प्रयास किया, उससे आपको लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में विकास की मांग पर चुनाव लड़ा है, जबकि भाजपा ने सिर्फ आलोचनाओं और कांग्रेस पर हमला करते हुए मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है। इससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है और हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, तो सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस के या उन नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ये लाल डायरी का चर्चा या शगुफा एक बार फिर से मतदान से पहले आया, ये आपको डर भी है, ये चिंता भी है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपका स्टेटमेंट। क्यों बताइए, क्या कहा मैंने, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, बताइए। हम कह रहे हैं कि इसमें तथ्यात्मक जानकारी होती तो प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने लाल डायरी सबसे आगे बढ़कर ना तो उसके तथ्यों की बात की और ना ही उन्होंने कुछ उसकी जांच करने की कोशिश की। राजीव तिवारी जो बात कह रहे हैं, आप उस पर बात समझिए कि उनका एक ही बात कहना है कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो आरोप को सत्य साबित करने की जिम्मेदारी भी उस आरोपी की होती है जो आरोप लगाता है। ये कानून का प्रावधान है, तो आप अलग कैसे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। प्रधानमंत्री डायरी को जब्त कराने का अधिकार तो सरकार को था, विधानसभा अध्यक्ष को था, ये सब चीजें डायरी आप कर लेते ना। आपकी केंद्र की सरकार तो उसको ओवरलैप करते हुए सारे सिस्टम को लागू कर रही है। अरे विधानसभा में किसका सरकार सुरक्षा दे रही है एमएलए को बंगाल में। अरे आप बंगाल में विधायकों को सुरक्षा दे रही है केंद्र की सरकार। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है विधानसभा के अंदर और डायरी को रोका नहीं गया था। वो विधानसभा में विधायक लेके आया था और विधायक कौन किसकी पार्टी का था? कांग्रेस। तो आप मदद कीजिए ना भाजपा की, आप मदद कीजिए भाजपा की, डायरी को मंगवाइए तो आपको सारे तथ्य मौजूद हैं। आप साक्षी तो आप भाजपा की मदद करिए, आप भाजपा की मदद करके उस डायरी के तथ्य निकलवाइए एग्जाम की। आपको सम्मानित करेगी भाजपा, आप उनकी मदद करिए। अरे सीपी जोशी जी को जानते हो ना, उसका किस तरह की स्थितियां क्या है, वो सरकार। अरे सब जानता हूँ, लेकिन आप भाजपा को डायरी के तथ्यों की जानकारी देकर सम्मान पाइए ना।
क्यों आप उनके सुचिंतक हो, आप सम्मान पाइए, भाजपा की मदद कीजिए। वो तो राजेंद्र गुड़ा कर रहा है ना, हम कौन कर रहे डॉक्टर हैं? प्रदीप हमारे पास तो चतुर्वेदी, डायरी है ही नहीं, राजेंद्र गुड़ा के डॉक्टर पास प्रदीप डायरी है। चतुर्वेदी, जी। डिबेट की गरिमा बनाए रखिए प्लीज, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। मैं बिल्कुल बना रहा हूँ मैडम, लेकिन जिस तरह की बात श्याम जी कह रहे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ तथ्यात्मक बातों की जानकारी वो दे रहे हैं, तो वो तथ्यात्मक पेश करके भाजपा की मदद करें, प्लीज वो मदद प्लीज करें। डॉक्टर अगर वो दावा कर रहे हैं कि प्रदीप चतुर्वेदी साक्ष्य हैं, तो फिर ये कहने से मैं चूकने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं, उनके नहीं, पास नहीं, साक्ष्य आप हैं इस और तरह वो से इसके आप साक्षी इस हैं, तरह तो से भाजपा की मदद आप करके इस उसको तरह साबित से करने का बात प्रयास नहीं करें। कर सकते वो तो डॉक्टर मैंने प्रदीप तो कागज चतुर्वेदी। पढ़े हैं जो मेरे पास मिले, मेरे को भी पढ़े हुए, आपको भी कहो तो भेज देंगे, आप पढ़ लेना उसको। हम कोई अपने आधार पे कुछ नहीं कह रहे, नहीं, वो उनके कागज पास बाहर भी आए जरूर निकल के, पहुंचे उसी पे होंगे चर्चा कर रहे हैं। जी, तो उनके पास भी जरूर पहुंचे होंगे। मुद्दा ये है इस वक्त, क्योंकि कार्यक्रम को हमें विराम देना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात जो है इस वक्त वो ये है कि अब मतदान से महज 3 दिन पहले इस बात को लेकर एक बार फिर से तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि लाल डायरी में जिस तरह की कहानियां, जिस तरह के किस्से और जिस तरह के आरोप और जिस तरह की लेन देन की चर्चाएं हैं, उससे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और सत्ता से जुड़े हुए जो प्रशासनिक मशीनरी के जो लोग हैं, उन्होंने किस तरह काम किया, ये बताने की, ये जनता के बीच रखने की कोशिश है। हालांकि चुनाव के बाद इसको सामने रखने का मकसद क्या हो सकता है? कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि इसका मकसद कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर दबाव बनाना, निर्दलियों पर दबाव बनाना, सरकार, जो मौजूदा सरकार के जो लोग हैं जिनका इसमें नाम है, उन पर दबाव बनाने के लिए इस लाल डायरी के जो जिस तरह की डिटेल्स हैं वो सामने लाई गई हैं। हालांकि उनसे वाकई में उन पर दबाव बनाया जाएगा या वो पहले से ही दबाव में है, क्योंकि जिस जिस तरह के किस्से उनके इस डायरी में लिखे गए हैं, उससे वाकई में उन पर दबाव कितना है ये समझा जा सकता है। और वो तमाम नाम जिनका इसमें जिक्र है, वो इसीलिए सामने नहीं आ रहे, इसीलिए किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि धर्मेंद्र राठौड़ भी, जिन पर ये बार बार आरोप लग रहे हैं, वो सामने आकर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह तो रहे थे कि आप उन्हें बुलाइए, लेकिन उनमें साहस और हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखे, जनता के सामने आकर स्पष्टीकरण दे कि ये जो नाम चर्चित है या इस नाम की जो डायरी की जिक्र हो रहा है, दरअसल उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका इससे लेना देना है, और इसलिए उन्हें अभी कम से कम सामने आकर बात करने का साहस उनमें नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, लाल डायरी के और पन्नों में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किस तरह की टेलीविजन सीरियल जैसी कहानियां और हमें उसमें देखने को मिलेगी, काफी दिलचस्प किस्से राजनीति के आने वाले दिनों में आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।